सेविंग हैबिट, ये हैबिट ही आपको खड़ा करने वाली है। और अभी आपके पास पैसा है, सब फेवरेबल दिख रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं आपकी जिंदगी में क्या क्या अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई। एक बार ऐसे हुआ कि एक मेरे क्लाइंट हैं, उनको पैसा कुछ मिल गया पॉलिसी का, उन्होंने उनका हाउसिंग लोन रीपे कर दिया और रीपे करके सीधा मेरे ऑफिस में बॉक्स लेके आ गए मिठाई का। बोलते मैडम आज मैंने लोन रीपे किया, मुझे लोन से एकदम फ्री होना था और आज मैं इतना खुश हूं ना। तो मैंने बोला पहले मैं आपके पास आता हूँ। जब उनका बेटा फॉरेन में सीखने गया, उनके एजुकेशन का मैंने प्लानिंग किया, तो उन्होंने एयरपोर्ट से एक सेल्फी लेके भेजा कि मैडम दिस इज फॉर यू, कि ये आपकी वजह से मेरा बेटा जा रहा है। राम और लक्ष्मण एक बार बैठे थे और कोई साधु मिलने के लिए आए थे। लक्ष्मण ने बोला कि कल आना, कल मिलते हैं। तो राम ने बोला था इतना ईगो, पर तुमको पता है कि कल होगा, तुम्हें श्योरिटी है कि कल होगा। मतलब भगवान को भी कल का डाउट था। बैक ऑफ द माइंड ना हमेशा हर एक के मन में एक मौत का डर रहता है। हम लोग अपनी केयर लेते हैं ना, एक्सीडेंट ना हो, ये ना हो, तो हम लोग आजकल एक्सरसाइज करते हैं। इस बात का अगर वो व्यक्ति डिटेल सोचेगा तो उसका एंड है कि प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। लेकिन यहाँ हम होते हैं कि उनसे कुछ नहीं मांगते, उनको देने जाते हैं। पहले आप सोचो कि आपको अभी आगे के सेकेंड इनिंग में क्या करना है। इसी तरह से रिटायरमेंट के आगे भी प्लानिंग होता है, तो वो सोच के आप प्लानिंग कीजिए। किसी भी चीज में ना ये आपको पैसा काम आने वाला है। आज बहुत है, ऐसे मत समझो। So basically your message is save money today, it will save you tomorrow. Tomorrow. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पिछले 40 साल में, जी हाँ 40 साल में हजारों घरों को ये उम्मीदें दी हैं, उनको सिक्योर किया है और किसी को पीस ऑफ माइंड दिया है। वेलकम टू द इम्पैक्ट रूम नैना मैडम। तो आज हम बात कर रहे हैं नैना नलिनी नागेश मैडम से, और लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर लर्निंग, बिकॉज 40 years इज सच ए लॉन्ग टाइम। मेरे लिए आप बस एक नारी शक्ति का एग्जाम्पल नहीं है, एक एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल नहीं है। मैं जितने सालों से आपको जानता हूँ, मैं हर दिन ये सोचता हूँ कि मैं कितना कुछ आपसे सीख पाया हूँ पिछले कई सालों में। तो डायरेक्ट हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, बिकॉज इम्पैक्ट रूम में हम बात करते हैं आपके बिजनेस, वो तो फोरग्राउंड हुआ, उसके पीछे की कहानियाँ क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आता है कि जब आप 40 साल के सफर को देखती हैं, तो एक छोटी सी मोमेंट क्या थी जहां से ये सब शुरू हुआ था? मतलब क्या एक ऐसी सोच थी, क्योंकि हर एक बिजनेस एक सोच से शुरू होता है, और मुझे ये पता है कि 40 साल पहले एक लेडी के लिए ये बिजनेस स्टार्ट करना कितना ही बड़ा स्टेप होगा। आज तो हम देखते हैं कि एजुकेशन है, नॉलेज है, आपकी इंफॉर्मेशन ऑन द टिप्स है, बट 40 साल पहले ऐसा नहीं हुआ होगा। 40 साल मेरी पूरी उम्र भी नहीं हुई है, बट 40 साल पहले आपने ये शुरू किया, तो क्या ऐसी सोच थी जो आप शुरू कर पाए? सच कहा जाए तो जब मैंने LIC में कदम रखा तो एज एन एम्प्लॉय मैं थी। LIC में मैं क्लास 1 ऑफिसर थी। लेकिन जब मैंने जॉब शुरू किया तो पहले ही मैंने एक तय कर लिया था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे बिजनेस करना है। अच्छा, इसके लिए कोई रोल मॉडल नहीं था, घर में कोई नहीं था, मैं बड़ी लड़की थी। मेरे पिताजी बहुत पहले, मीन्स मैं 12 साल की थी तब गुजर गए थे। कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन कोई नहीं था कि किसी का दुकान शॉप कुछ है। लेकिन मालूम नहीं ये कीड़ा कहाँ से था मन में, और वो कहीं गया नहीं। वो कीड़ा हमेशा जागता रहा, बड़ा होता रहा। और LIC में जॉब करती थी, तो ये भी मुझे नहीं मालूम था कि LIC क्या होता है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी थी, मेरे पिताजी नेवी में थे, तो वो सब लोगों ने रिटायर होने के बाद रहने के लिए एक सोसाइटी बनाई थी। तो वो सोसाइटी में उन दिनों में ना, ऐसे अभी हम लोग लोन लेते हैं बैंकों से या NBFC से, तो वैसे लोन नहीं मिलता था। एक महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रहती थी, वो सोसाइटी को लोन देती थी, और सोसाइटी उसका जो किस्त है वो अपने बिल से, मेंटेनेंस के बिल से काटती थी। तो मेरे मम्मी ने कहा था कि सबका बिल कटता है, हमारे 12 बिल्डिंग की सोसाइटी थी, सबका EMI कटता है लोन का, लेकिन हमारा नहीं कटता क्योंकि हमारा लोन LIC ने भर दिया है पूरा का पूरा। अच्छा। तो मैं ये सोचती थी कि LIC ने क्यों भर दिया है। तो वो जब तक मैं LIC में ज्वाइन हुई तब तक मुझे नहीं मालूम था कि, लेकिन वो एक और ऐसे हो गया, कोइंसिडेंटली मुझे LIC में जॉब मिला।
और जो तो मैंने जैसे आपको बोला तो वो तो कीड़ा था ही कि मुझे हम्म, जॉब कभी ना कभी छोड़ना है, तो वो पेंशनेबल जॉब था, तभी ऑप्शन था पेंशन लेना है कि नहीं लेना है। ओके, तो मैंने पेंशन तो ऑप्ट कर लिया क्योंकि मुझे मालूम था मिडिल क्लास है, जॉब तो चाहिए, लेकिन Right. 20 साल के बाद तो मैं छोड़ ही दूंगी पक्का। करेक्ट, तो ये मैंने डिसाइड करते पेंशन ऑप्ट किया था। दूसरी तरफ जो मैं बात कर रही थी, तो मुझे पहले मिला अकाउंट्स डिपार्टमेंट, 5 साल तक मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, फिर 1 साल कैशियर। तो LIC का एल मालूम नहीं, 6 साल हो गए तभी। तो फिर उसके बाद मैंने मांग मांग के हर डिपार्टमेंट लिए। फिर मैं जान गई कि LIC ने हमारा पैसा क्यों भरा था। तो मुझे ये भी मालूम है कि बहुत जल्दी पिताजी गुजर गए, लेकिन LIC के सपोर्ट से हम कैसे, मैं और मेरी 2 बहनें, मेरी मम्मी, हम लोग कैसे अच्छी तरह से अच्छी तरह की जिंदगी जी सके। अपने सर पे घर, वो घर LIC ने हमको दिया था। अगर वो घर नहीं होता तो मालूम नहीं किसके पास जाते, कहाँ जाते। तो वो एक दिल में था। आई कैन सी द डेप्थ, यू नो, योर थैंक्स गिविंग टू LIC। और यही एक मुझे लगता है एक छोटी सी चीज होती है जिसके ऊपर ये बीतती है, वो इसको इतना डीपली समझ पाता है। नहीं तो हर किसी को शायद लगता है कि हम यहाँ पे हमेशा के लिए हैं, हम थोड़ी ना यहाँ से जाएंगे। तो वो जॉब के बाद आप बिजनेस में आए, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आपने स्टार्ट की। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि वो प्योर पैशन था, या एक्सीडेंट था, या लव फॉर एंटरप्रेन्योरशिप था? क्या था कि आपने एक अच्छी खासी क्लास 1 ऑफिसर की जॉब छोड़ के आप जो है बिजनेस वर्ल्ड में आए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पेन है। मैं तो ये समझता हूँ कि इट्स नॉट इजी टू कंटिन्यू जो लाइफ मिली है वो जीना भी, इट्स नॉट वेरी इजी। एवरीथिंग तो इज जो तो ये जो आपने बोला ना, ये तीनों का ये कॉम्बिनेशन है। पैशन भी है, लव फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने जो बोला कुछ बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मुझे बिजनेस करना था। कौन सा बिजनेस करना है क्या। एक बार तो मैं 8 दिन छुट्टी लेकर घर में बस ऐसे सोचती बैठ गई थी। मोमबत्ती का कारखाना देख के आई, कुछ कुछ देख के आई कि मैं क्या बना सकती हूँ। फिर आई, फिर मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला ना LIC से, उसको आप एक्सीडेंट कह सकते हैं या अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, कि वो मैं पनवेल ब्रांच में थी, तो रूरल एरिया में कोई उन दिनों में 93-94 की बात है, ट्रेनिंग वेनिंग प्रोफेशनलिज्म कुछ नहीं था एडवाइजर्स में। तो LIC ने ये बोला कि आप नहीं जाते हो, बोलते ना मोहम्मद अगर पर्वत के पास नहीं जाता तो पर्वत आपके पास आएगा। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लोगों को बुलाया गया और आजू बाजू के 5-6 ब्रांचेस का ट्रेनिंग हमारे यहाँ अरेंज करते थे। एक्चुअली मैं एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे थी, लेकिन जो ये सब देखते हैं वो मेरे ही डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर करते हैं ये काम। लेकिन 2 साल वो पोस्ट वेकेंट थी और मुझे ये नहीं समझता था कि ये मेरा काम है, ये नहीं है, जो मेरे सामने वो मेरा काम है। ये शायद भगवान की अच्छी देन थी, उसके लिए आज मैं यहाँ हूँ। तो वो सब जो सेल्स का काम था, मैं सेल्स साइड का वो मैं करती थी। सब ट्रेनर्स का रहने का अरेंजमेंट और एजेंट्स का ट्रेनिंग का अरेंजमेंट, और कभी कभी इन दौरान मुझे ट्रेनिंग भी देना पड़ता था। नए प्लान्स आते थे उसके बारे में उनको बताना है। तो ये सब करते करते मुझे एक फिर उनसे मैं बात भी करती थी, क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा भगवान की देन है कि मुझे जो भी कुछ है ना उसमें बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। तो मैं हर एडवाइजर से बात करती थी, ये पॉलिसी आपने कैसी ली, आपने उनसे क्या बात की, ये कैसे हुआ, तो लोग कैसे तैयार हो गए। तो ये सब प्रोसेस मैं अलग अलग में मुझे तो इतना अच्छा बेनिफिट हुआ, हर तरीके के एडवाइजर्स किस तरह से काम करते हैं मुझे, और वो मुझ में इम्बाइब हो गया इनडायरेक्टली। और ये करते करते मुझे रियलाइज हो गया कि अरे यही तो कर सकते हैं हम लोग, यही तो द पर्पज ऑफ माई लाइफ। तो इनडायरेक्टली जो पिताजी ने पॉलिसी से हमको घर का छत दिलवाया था, बात बुरी नहीं बना दिया कि तो यही अच्छा है, जॉब अच्छा है, लोगों को मदद कर। और जैसे आपने बोला इसको एक्सीडेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो मन में था कीड़ा, तो वो बड़ा मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं। हाँ, मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। बचपन से आप एक वर्ड सुन रहे हैं और आप क्यूरियस है कि ये क्या है, और वो आपको मिल गया और पूरी लाइफ उसके ऊपर बेस्ड है। लाइक दैट्स सो मीनिंगफुल, सो नाइस। अच्छा, वैसे 40 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है, हमको अपनी सारी पहली मोमेंट्स याद रहती हैं। जस्ट एक क्यूरियस क्वेश्चन है, आपको याद है आपका पहला क्लाइंट, या कैसे आपने उसको कन्विंस किया था, या कौन था?
हाँ, एक्चुअली आपको भी मालूम है इंश्योरेंस एडवाइजर में लोग दूर भागते हैं। तो मैंने So honest डिसीजन of you लिया। यस, accepting it. यस, Right. यस। तो मैंने जॉब तो छोड़ दी। हम्म, तो मैं ये सोचती थी कि अभी मुझे टफ जॉब करना है, तो लोगों के पीछे भागना है, वो आगे भागेंगे, मुझे पीछे भागना है। correct. You are on the other side of the हाँ, table पहले. तो जैसे हम लोग करते मीन्स हमको सिखाते भी है और वहीं से जो नेचुरल मार्केट है, Right. फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स हैं। हम्म, तो फॉर्चुनेटली मैं ट्रेकिंग ग्रुप में थी और हमारा सबका बॉन्डिंग बहुत अच्छा था वो ट्रेकिंग ग्रुप में। तो मैंने सोचा फ्रेंड से ही शुरू करेंगे, तो 2 फ्रेंड से बातें की, तो इमीडिएटली वो तैयार हो गए। मीन्स इतना अच्छा अनुभव था वो कि अरे, और पहली पॉलिसी मतलब 2, पहली 2 मैं बोलूंगी, क्योंकि जैसे एवरेस्ट पे कौन पहले गया ये नहीं बोल सकते, राइट, क्योंकि उन्होंने वो सीक्रेट रखा है। करेक्ट. वैसे ये पहली पॉलिसी किसकी, ये मैंने सीक्रेट रखा है क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि मेरी पहली होनी चाहिए पॉलिसी। ओके, ओके. तो वो जो ब्लेसिंग से मेरी शुरुआत हुई ना, राइट, सो जर्नी वाज ऑलवेज गुड। राइट. तो ऐसे वो पहली 2 पॉलिसी है मेरी। मेरा एक और क्वेश्चन आपसे है. यू आर आइकन फॉर वुमेन्स. इतने टाइम से आप काम कर रहे हैं. आज भी लोग मानते हैं कि लेडीज के लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. यू नो, even both the sides, like males also feel the same, females also feel the same, and they feel sometimes secure at home. 40 साल पहले तो ये लड़ाई कितनी ज़्यादा बड़ी होगी. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि किसने ये नहीं बोला कि तुमसे नहीं होगा, या कभी खुद से नहीं लगा कि शायद नहीं होगा. शायद मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि किसी का डेयरिंग नहीं होगा ये बोलने के लिए कि तुमसे नहीं होगा, क्योंकि कोई भी काम हो, कोई भी मिशन हो या जो भी है, तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं एक गर्ल हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक वुमन हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकती। तो वो करने के लिए मैं हमेशा तैयार थी। तो एक अपना ऑरा बन जाता है ना, ये तो कुछ भी कर सकती है, तो सामने वाला भी बोलता नहीं है कि ये तुमसे नहीं होगा। तो किसी ने ऐसे कहा भी नहीं और मुझे भी लगा नहीं, क्योंकि मैं खुद को एक पर्सन समझती हूँ, नॉट फीमेल और नॉट मेल, और दूसरों को भी उसी तरीके से देखती हूँ। इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर होने के लिए फाउंडेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग होना बड़ा जरूरी है. मतलब क्या था वो जिसकी वजह से यू फेल्ट सो स्ट्रॉन्ग. सी, यू फेल्ट सो स्ट्रॉन्ग अबाउट योरसेल्फ. आई एम नॉट ए मेल और फीमेल, आई एम ए बिजनेस वुमन एंड आई विल डू इट, आई विल नॉट स्टॉप. तो क्या था वो, क्या वो आग, वो बेस, वो क्या था कि जिससे आपको हमेशा, जिसकी वजह से आप हर सुबह खड़े हुए और आपको लगा आई कैन डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. लाइक आई टेल अबाउट टीचिंग, yeah, I can do it for the rest of my life, and I have my own reasons because I love spending time with kids. I think they energize me, they are the charger for me. What was the charger for you? तो ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, इससे मैं ये सोच रही हूँ कि क्या था वो, कि वो जो दिन था जब भी मेरे पिताजी गुजर गए, उस वक्त वो दुख मेरा पीछे पड़ गया। मैं मेरे बहनें देख रही थी, बहुत छोटी थी मेरे से, एक 6 साल छोटी, एक 10 साल छोटी, और मेरी माँ को मैं देख रही थी, क्योंकि शी वॉज वेरी शी केम फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड बिग फैमिली, एंड माई फादर मीन्स उन दिनों में जैसे हस्बैंड यूज टू टेक केयर ऑफ फैमिली, तो उनको कुछ बाहर का कुछ फेस नहीं करना पड़ता था। और स्पेशली अगर नेवी का बैकग्राउंड है तो इट्स ऑल प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्ट एवरीथिंग इज देयर रेडी फॉर यू। तो मेरी माँ इतनी टूट चुकी थी, तो मैं वो दुख भूल गई पिताजी के जाने का, लेकिन मैंने ये तय कर लिया, मीन्स ये ऑटोमेटिकली हुआ, ऐसे कुछ सोचा वोचा नहीं, कि मुझे इन सब का सहारा बनना है। और जो जो दिन आते गए, जो जो डिफिकल्टीज आती गई, मैं हमेशा माँ के साथ, बहनों के साथ खड़ी रही, तो शायद उसी ने मुझे स्ट्रांग बनाया कि आगे चलने वाला। दूसरा एक और सोचती हूँ, मैं 12 साल की उम्र में तो पिताजी गुजर गए, एंड वो एकदम ज़्यादा बात करने वाले नहीं थे, लेकिन अभी मैं जब भी पीछे मुड़ के देखती हूँ, बहुत सारी अच्छी बातें मैंने उनसे सीखी हैं, या वो जीन्स में से आई है। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करने के लिए ना मेरे ऊपर डाल देते थे। अभी हम लोग देखते हैं कि बच्चे 15 साल के भी हो गए तो माँ-बाप इतना प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट बस से ट्रैवल करती थी स्कूल के लिए, फर्स्ट में थी, तभी 1 साल उन्होंने मुझे अपने साइकिल से मुझे छोड़ते थे। सेकंड में गई तो उन्होंने मुझे बस स्टॉप पे छोड़ दिया, ये तुम्हारी स्कूल की फ्रेंड्स है, तुम्हारे स्कूल में ही जाती है,
इनके साथ अब तुम जाना शुरू करो। हाँ। तो ऐसे मुझे वो छोड़ देते थे। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग बन गई। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल वे ऑफ सेइंग। वो अभी मुझे याद आ रहा है कि बोलते हैं कि इन लाइफ यू विल मीट टू काइंड ऑफ सिचुएशन और पीपल, ईदर दे विल मेक यू और दे विल ब्रेक यू, एंड इन द एंड यू विल बी थैंकफुल टू बोथ। आपकी लाइफ में भी अगर हम देखते हैं, द सिचुएशन दैट एक्चुअली ब्रोक यू, they made you stronger and you are thankful probably to the situation that made you whatever and whoever you are. And not only you, I think the nation is thankful to you कि आप you are putting such a beautiful example in front of everyone. और दूसरी बात ये है कि अभी आपने बताया तो मुझे याद आया, आपके फादर साहब कम बोलते थे बट वो इतने थॉटफुल थे कि he secured his family with LIC. यस, यू नो, वो प्यार कभी शब्दों में नहीं बोला जाता, वो एक्शंस में ज्यादा बोलता है। मे बी ही स्पोक लेस बट ही न्यू दैट देयर इज ए फैमिली आई नीड टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। यस। दैट्स सो नाइस। अब जब आप 40 साल को पीछे मुड़ के देखते हैं, इसमें आपने स्ट्रगल्स देखा होंगे, सक्सेस देखे होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि सक्सेस आपको कम ही सिखा पाता है, स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा सिखा पाता है। यस। आपके स्ट्रगल से आपने क्या सीखा? 2-3 बातें जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, जो प्रोबब्ली आपको देख रहे हैं, दोज़ हू वांट टू स्टार्ट देयर लाइफ और वांट टू रीस्टार्ट देयर लाइफ, देयर मे बी सम हाउसवाइफ्स सीइंग यू। तो आप क्या अपनी 40 साल की जर्नी से इनको बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो इट वाज लाइक अ सोशल वर्क ओनली हुँ। कि एलआईसी किसी को देना, इंश्योरेंस देना, उनको प्रोटेक्ट करना। हुँ। बट एट द सेम टाइम वो मेरे लिए बिजनेस भी है, मेरी भी रोजी रोटी है। राइट। तो रोजी रोटी है तो एक टारगेट तो होना चाहिए। जैसे हम जॉब करते हैं तो हम 2-4 छुट्टी लेके हर महीने के 30 दिन में 25 दिन तो जाते ही जाते हैं। हुँ। नहीं तो हमको सैलरी नहीं मिलेगी, है ना? राइट। तो वो भी एक टारगेट है। वो किसी भी तरह से बीमार है, कुछ है तो जाते ही है। मीन्स कुछ स्टार्ट करना है तो टारगेट ज़रूर होना चाहिए टारगेट कि जरूर पहुँचना होना। कहाँ है। हाँ, क्योंकि अगर बस जब तक छोटा हो, बड़ा हो, अगर तो वो टारगेट नहीं रखेंगे ना तो तो हम डायरेक्शन नहीं चलो मिलेगी। आज नहीं काम करते, कल करेंगे। अरे उसने आज नहीं बोला, जाने दो, छोड़ देते हैं। तो ये नहीं होता। वो टारगेट हमेशा रखा हुँ। तो कितनी भी मुसीबतें आई लेकिन वो हुँ। टारगेट सामने था। किसी ने साथ दिया, किसी ने साथ छोड़ा, हुँ। तो भी वो टारगेट हुँ। सेट था। हुँ। तो उसके अगर वो नहीं हुआ तो फिर लगता था नहीं, काम नहीं किया। करेक्ट। कभी उसके लिए थोड़े काम में बड़ा काम हो जाता था, कभी बहुत स्ट्रगल करो तो छोटा ही काम हो जाता था। राइट। लेकिन टारगेट। So always keep doing your work. At the right time, limelight will find you. यस। तो अब तक के स्टार्टिंग के सफर में आप बस पॉलिसीज बेच रहे हैं, आप इसको बिजनेस ही ट्रीट कर रहे हैं। कोई तो एक ऐसा मोमेंट भी आया होगा जिसमें आपको ये रियलाइज हुआ होगा, ये बस बिजनेस नहीं है, ये लोगों के इमोशन का सफर है, जिसमें आपको पहली बार रियलाइज हुआ होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज यू इंसिस्टेड कि ये पॉलिसी आप लो, किसी पूरे परिवार का जिंदगी बदल गया हो, ऐसा कोई मोमेंट आपको याद है? आई एम श्योर आप कई बार बताते रहते तो आपको ऐसी कई सारी स्टोरीज याद होंगी, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहली बार ये लगा कि मैंने एक पॉलिसी बेची थी जिसकी वजह से आज ये परिवार खड़ा है? हाँ, ऐसे 2-3 मोमेंट्स मैं बता सकती हूँ, अच्छे भी, बुरे भी। बुरे इसलिए कि जब हम ये इंश्योरेंस का पैसा लेके जाते हैं तो ये पैसा मीन्स अगर वो डेथ क्लेम है तो खुशी तो नहीं होती, ना उनको होती है ना मुझे होती है ये पैसे देने की खुशी। लेकिन एक सहारा भी तो होता है, उनको भी उन पैसे की जरूरत होती है। और हमको ये भी अच्छा लगता है कि लाइफ के इस दौरान हम उनको कुछ सपोर्ट कर सके। राइट। जो ये वक्त ऐसे होता है ना कि जैसे जहाज डूबता है तो पहले चूहे बाहर निकल जाते हैं, तो वैसे सब देनदार खड़े होते हैं कि अरे हमारा ये पैसा रह गया। वो चिंतित हो जाते हैं कि ये फैमिली हमारा पैसा दे सकेगी कि नहीं। करेक्ट। लेकिन यहाँ हम होते हैं कि उनसे कुछ नहीं मांगते, उनको देने जाते हैं। राइट। तो वो एक मोमेंट अच्छा भी होता है और बहुत बुरा भी होता है कि दुख लगता है कि ये नौबत मुझ पे आ गई और ये नौबत उन पे आ गई। करेक्ट। लेकिन एलआईसी पॉलिसी में जैसे डेथ क्लेम होता है तो मैच्योरिटी भी होती है और वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो तो खुशी खुशी होती है, उनको भी होती है, मुझे भी होती है। और कभी जैसे बोलते हैं ना लोग कि पीछे पड़े थे, लेकिन जनरली थोड़ा जो शुरू का समय था तभी ऐसे हो गया मेरे लिए भी कि पीछे पड़ना पड़ा। लेकिन किसी ना किसी ब्लेसिंग की वजह से फिर ज़्यादा ऐसे नहीं हुआ।
रेफरेंसेस मिलते गए, बिजनेस होता गया, तो रिलेशंस मेरे बहुत अच्छे बने लोगों से। और एक बार ऐसे हुआ कि एक मेरे क्लाइंट हैं, उनको पैसा कुछ मिल गया पॉलिसी का, उन्होंने उनका हाउसिंग लोन रीपे कर दिया और रीपे करके सीधा मेरे ऑफिस में बॉक्स लेके आ गए मिठाई का। बोलते मैडम आज मैंने लोन रीपे किया, मुझे लोन से एकदम फ्री होना था और आज मैं इतना खुश हूं ना, तो मैंने बोला पहले मैं आपके पास आता हूँ। तो ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना हम उनके लिए हम मायने रखते हैं कि ये जो हमने किया उसका उनको। करेक्ट। दूसरा एक बताऊं तो जब उनका बेटा फॉरेन में सीखने गया, उनके एजुकेशन का मैंने प्लानिंग किया था, तो उन्होंने एयरपोर्ट से एक सेल्फी लेके भेजा कि मैडम दिस इज फॉर यू, कि ये आपकी वजह से मेरा बेटा सो नाइस जा रहा है। that's such a proud moment for you. यस। तीसरी अगर बात कहूँ तो किसी के बेटी की शादी थी, तो जैसे मैं गई हॉल में तो वो सब लाइन लगी होती है लिफाफे देने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे पहले बुला लिया, फोटो वोटो निकाला, बोला आप जो कर रहे हैं ना इसकी वजह से आज ये सब हो रहा है वो आपके। तो उन्होंने उनके जवाई को इंट्रोड्यूस किया कि देखो इन्होंने मेरा पूरा अच्छा प्लानिंग किया, तभी आज मैं बेटी की इतनी अच्छी शादी कर सकता हूँ। वाओ, ये वो मोमेंट है जो उन्होंने बीज बोया था, उस पे फल आ गए हैं और वो फल को खा रहे हैं, तब आपको थैंक्स गिविंग कर रहे हैं। यस। पर मैं जो देखता हूँ, एंड व्हाई द एडवाइजर्स, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैव दिस इमेज, स्कीम से बच जाओ नहीं तो पॉलिसी बेच देंगे, इज बिकॉज मुझे लगता है कि हर कोई यंगस्टर्स जो भी आपको अभी हमें देख रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हम तो हमेशा के लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, हमें क्या जरूरत, हमें थोड़ी ना मरना है। शायद वो इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते, उनको लगता है कि वी आर फॉरएवर। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अगर वो अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचे तो वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि वी आर फॉरएवर। क्योंकि देखिए किसी भी कारण से आप सोचिए, नॉट ओनली फॉर परचेसिंग LIC पॉलिसी और समथिंग, बैक ऑफ द माइंड ना हमेशा हर एक के मन में एक मौत का डर रहता है कि ना जाने अभी मैं बाहर जा रहा हूँ। हम लोग अपनी केयर लेते हैं, एक्सीडेंट ना हो, ये ना हो, तो हम लोग आजकल एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं कि मेरी मौत ना हो, मुझे बहुत बीमारी ना हो यार, अल्टीमेटली बीमारी का एंड मौत है, वो ना हो। जितना ना हो मतलब वो वन फाइन डे होने वाला है, 100% है, लेकिन जितना हो सके तो हमको दूर रहना है। अगर वो इस बात का अगर वो व्यक्ति डिटेल सोचेगा तो उसका एंड है कि प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। और यंगस्टर्स को शायद ऐसे हो जाता है कि आजकल में अगर वो जो यंगस्टर्स हैं से इन 20s और 30s, तो उनके पेरेंट्स 50s to 60s में हैं, वो जनरेशन में ऑलमोस्ट बहुत अच्छा कमा के रखा है, उनकी इन बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो शायद ये थोड़ी वजह है कि वो थोड़ा इंश्योरेंस के बारे में कम सोचते हैं, सेविंग के बारे में, क्योंकि उनके लिए भी घर बन चुके हैं। हमने घर कैसे लिए, उसके किस्त कैसे भरे, वो तो बड़ी बड़ी स्टोरी है, लेकिन उनके लिए तो ऑलरेडी 1-2 घर तैयार है, बैंक बैलेंस तैयार है, उनके नाम का है, फिर माँ पिताजी का है, शायद इकलौता बेटा बेटी है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा कम होता है वैसे मुझे लगता है। लेकिन उनको भी ये सोचना है कि पैसा है ना, कभी ऐसे अगर आपने कमाया नहीं है तो वो पूरा नहीं होता। करेक्ट। तो वैसे भी मुझे लगता है लाइफ में परमानेंट कुछ नहीं है, वो सब कुछ चेंज होता रहता है। वो है ना, इज्जतें, सोहरतें, उल्फतें, चाहतें सदा रहती नहीं यहाँ। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो लाइफ में कुछ भी नहीं रहता और एट द एंड लाइफ भी नहीं रहती। और मुझे लगता है सबको समझना चाहिए, क्योंकि अभी है तो सब कुछ हरा है, बट अगर नहीं रहे तो फिर क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, ये सोचना बड़ा जरूरी है, जो लोग शायद यंग एज में भूल जाते हैं। क्योंकि यंग एज में मुझे लगता है दैट्स द easiest time to get a policy। और उनको लगता है अगर 20 इयर्स के तो हमारे सामने 80 इयर्स है, हाँ, देख लेंगे, कल देखेंगे, कल उनके लिए कल है, हाँ, बहुत सारे कल है, लेकिन बोल नहीं सकते ना किसका कल खत्म होने वाला है किसका। तो इसमें बहुत जरूरी है कि अपनी तरफ से, ठीक है माँ बाप ने करके रखा है या नहीं भी करके रखा है, तो हमको क्या करना है वो, क्योंकि आज जब भी
बारिश हो रही है तभी ही डैम बांधे जाते हैं ना, और Right. तभी पानी इकट्ठा किया जब प्यास लगी हो तब कुआं नहीं तब खोदा नहीं जाता। खोदा जाता। तो वैसे वो सोचना चाहिए। मुझे ये याद आया, राम और लक्ष्मण एक बार बैठे थे और कोई साधु मिलने के लिए आए थे, तो उनको पता चला, तो लक्ष्मण ने बोला कि कल आना, कल मिलते हैं। तो राम ने बोला था इतना ईगो, बोले इसमें क्या गलत हो गया, मतलब मैं यही तो बोल रहा हूँ कि कल मिलेंगे, बोले तुमको पता है कि कल होगा, मतलब इतना ईगो है तुमको कि तुम्हें श्योरिटी है कि कल होगा, मतलब भगवान को भी कल का डाउट था, और हम एज ए ह्यूमन बीइंग मानते हैं कि कल होगा, इसलिए कल मिलते हैं। करेक्ट। सो नाइस। यूजुअली लोग, मैं इनफैक्ट आई वाज जस्ट हैविंग दिस डिस्कशन विद समवन, लोग 60 में मानते हैं कि रिटायर हो जाते हैं, हो जाना भी चाहिए ऐसा, और वो ड्रीम करते हैं कि 60 जैसे ही होगा हम रिटायर हो जाएंगे। एंड आई सी यू एवरी डे गेटिंग अप, ड्रेसिंग अप, गोइंग फॉर ट्रेनिंग्स। मैं जब भी आपसे बात करता हूँ तो या तो आप ट्रेनिंग में होते हो, या आप किसी ट्रिप पे होते हो, या किसी ट्रैक पे होते हो, या किसी मीटिंग में होते हो। लाइक कहाँ से, लाइक व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट? हाउ डू यू सी लाइफ एट दिस स्टेज? अभी 60 की उम्र खत्म हो गई, लेकिन इतना बड़ा लिस्ट है ना मिस, बिजनेस तो है, और ऐसे अभी ये हो गया ना, अभी इतने साल में इतना गुडविल बना है, इतने लोगों को हेल्प हो गई है, तो रेफरेंसेस आते रहते हैं। अभी तो मीन्स 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट देना पड़ता है, ना तो नहीं कह सकते। करेक्ट। तो वो तो सामने अपॉइंटमेंट लिखे हुए हैं, बीच बीच में जगह अपने ट्रेनिंग के लिए रखी हुई है, और एक तो बड़ी लिस्ट है, वो और बड़ी ही होती जाती है कि अरे जिंदगी में ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, अभी जल्दी जल्दी कर लो। यस, तो so much to do. वो हो जाता है, तो वो मिस एज याद नहीं आता, और फॉर्चुनेटली भगवान की दया से हेल्थ अच्छी है, तो वो भी याद नहीं आता कि ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू। करेक्ट। अगर आप खुद के 20 साल पहले वाली नैना से मिलते तो उसको आज क्या कहते? व्हाट विल यू टेल हर? कि क्या गलतियां करनी है, क्या नहीं करनी है, मतलब क्या सुझाव देते? आप अपने आप को, खुद को 30 साल पीछे ले जाइए, आप अपने खुद के सामने खड़े हैं, तो क्या सलाह देंगे नैना को? तो जिंदगी में बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ, नहीं बहुत इजी भी है, क्योंकि ये एक्चुअली प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन ऐसे लगता है कि बहुत टाइम पास किया उन दिनों में, ऑर्गेनाइज नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ, लेकिन तभी से तो थोड़ी हो गई हूँ। ऑर्गेनाइज नहीं थी, क्या करना है पता नहीं था, और सो मेनी थिंग्स वेयर टू डू, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, फिर लोगों से भी कैसे पेश आना है, फिर वो भी उनके डिमांड पे बहते जाते थे, ये भी डिमांड करेंगे, वो भी डिमांड करेंगे। तो मुझे लगता है ना कि ना कहने की कला, कि जब आपको एक कुछ अचीव करना है ना, तो 10 चीजें ना बोलनी पड़ती है। You trust, you know my pain point, seriously. मतलब ये एक ऐसी चीज है जो प्रोबेबली मैं सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, बट ये ना बोलना जिंदगी में इतना मुश्किल चीज है जो शायद सालों लग जाते हैं इस कला को में निपुण होने के लिए। सच्ची में, और ये ना बहुत ज्यादा खुद को ना कहना भी है। exactly. अगर आपको ट्रेकिंग जाना है, तो घर में किसका बर्थडे है, किसी का कुछ है, किसी शादी को जाना है, वो शादी को जाना है तो ट्रेक को ना बोलो, ट्रेक को जाना है तो ये ट्रेनिंग को ना बोलो, ये है 3-3 4-4 अपॉर्चुनिटी साथ में होती है कभी कभी। तो क्या ना बोलना है और क्या हाँ बोलना है, और स्पेशली जब लोगों से डील करते हैं ना, तो एक्सप्लॉइट भी आप बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और बोलते कि अगर हम ना कहेंगे तो वो क्या कहेंगे, वो हमको बुरा कहेंगे, पीपल प्लीजर, वो तो हाँ, तो उनका हमको अफर्मेशन इतना जरूरी होता है ना यंग एज में, कि सब मुझे अच्छा ही कहे। तो अभी वो रियलाइजेशन आ जाते हैं कि अरे कोई अच्छा नहीं कहेगा ना, बाद में वही आदमी हमको अच्छा कहने वाला है, तो वैलिडेशन बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो वी नो कि कहाँ हाँ कहना चाहिए। तो वो प्रोसेस चलती रहती है, अभी भी एकदम परफेक्ट तो हुआ नहीं है। सुपर। आज 40 साल बाद इम्पैक्ट आपके लिए क्या मायने रखता है? मतलब लाइफ में इम्पैक्ट लाना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या मायने रखता है? अब जैसे हम अपनी जिंदगी का कुछ उद्देश्य मानते हैं, हर किसी का गोल होता है, आई वांट टू बी रिच, आई वांट टू बी इम्पैक्टफुल, आई वांट टू बी पावरफुल। तो इम्पैक्ट आपके लिए क्या मायने रखता है कि नैना नागेश की लाइफ का ये इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट कहे तो मुझे लगता है कि सब ये चीज जो चल रही है, तो अपने लाइफ के लिए चल रही है, तो जो भी हम काम करते हैं तो वो जिंदगी के साथ भी रहना चाहिए,
जिंदगी के बाद भी रहना चाहिए, जैसे LIC है। तो LIC हमेशा हर स्टेजेस में मदद करती है। आप बहुत लंबा जीते हो तो भी, अनफॉर्चुनेटली अगर जल्दी डेथ हो गई तो भी, तो LIC हमेशा आपके साथ है। तो जिंदगी के हमारा साथ भी और जिंदगी जिंदगी के बाद बाद भी। तो जैसे कि मैंने बोला कि बहुत कम लोगों की डेथ होती है, बहुत ज्यादा लोग मैच्योरिटी लेते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट्स लेते हैं, लाइफ लॉन्ग पेंशन लेते हैं, बहुत जीते भी है, रिटायरमेंट प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन एक ना एक दिन जाना है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। जैसे कि आप अगर इंश्योरेंस कर लेते हो, LIC कर लेते हो, तो आपको मैच्योरिटी मिलनी है, मैच्योरिटी के बाद पेंशन मिलनी है, जब तक आप जीते हो तब तक पेंशन मिलनी है, 100 के आगे भी जीते हो तो पेंशन मिलेगी। तो लेकिन कभी ना कभी तो जिंदगी रुकने वाली है, उसके बाद भी आप आपके बच्चों के लिए, पोतों के लिए, नातों के लिए कुछ छोड़ के भी जाने वाले हो। वो छोड़ के तो कुछ ना कुछ जाओगे, लेकिन आपको क्या दे के जाना है ये भी आपको LIC बताती है कि आप मदद कर सकते हो, आप प्लानिंग कर सकते हो इन सब चीज़ों का। यही मेरे लिए बहुत इम्पैक्टफुल है। Superb. Thank you so much for putting light on this, the impact of life. That's very important aspect. I guess we all should think of it. Because I deal with a lot of students जो कॉलेज गोइंग हैं या कॉलेज जस्ट पास आउट हैं, तो आपका क्या मैसेज होगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए या इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए या यूथ के लिए? हाँ, मुझे ऐसे लगता है, जैसे अभी हमने बात की कि यूथ को लगता है अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, पैसा तो आता ही है, बहुत पैसा भी है उनके पास, शायद कॉलेज गोइंग है तो भी पॉकेट मनी अच्छा है, तो अभी से सेविंग हैबिट डाल दीजिए। बूंद बूंद से सागर हाँ, भरता है। और सेविंग हैबिट, ये हैबिट ही आपको खड़ा करने वाली है। और अभी आपके पास पैसा है, सब फेवरेबल दिख रहा है, लेकिन हमने कोरोना देख लिया, इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड। तो आपको मालूम नहीं आपकी जिंदगी में क्या क्या अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, कोरोना के पहले जो निकल गए इस दुनिया से, उनको ये कुछ मालूम ही नहीं है ना ऐसे भी कुछ होता है। करेक्ट। तो अगर मैं ये कहूंगी कि 2000 साल के पहले कोई निकल गए, उनको ये व्हाट्सएप, फेसबुक और ये जो इंटरनेट, ये कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कितनी दुनिया बदल गई, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। तो किसी भी चीज में ना ये आपको पैसा काम आने वाला है। आज बहुत है ऐसे मत समझो। So basically your message is save money today, it will save you tomorrow. Tomorrow, correct. So nice. Okay नैना मैडम, मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर पे बैठी हैं, जो शायद सोच रही हैं कि मेरे लिए जर्नी मुश्किल है, जो आप 40 साल से जी रहे हैं, हाउस वाइफ्स के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि आपने खुद को ही बांध के रखा है कि खाना बनाना, ये करना, बच्चों का सब करना, ये सब मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। पहले तो इन सब लोगों को इंडिपेंडेंट बना दीजिए। आप में जो क्रिएटिविटी है, आप कुछ करना चाहते हैं तो वो सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपके पास बहुत ताकत है, तो सिर्फ घर के काम, और डेफिनेटली वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो भी मैनेज हो जाते हैं। आजकल सब बहुत फैसिलिटीज है, वो हम कर सकते हैं। तो आप में जो कला है, आप में जो क्रिएटिविटी है, आप में जो एनर्जी है, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके आजू बाजू के दुनिया के लिए भी है। तो आप कुछ करना चाहेंगे तो जरूर करो, और ये सब जो बंधन आपने खुद बांध के रखे हैं खुद के लिए, वो तोड़ के उसके बाहर निकलो। मैं आपको अगर कुछ चाहिए तो मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी हैंड होल्डिंग चाहिए, मैं करूँगी, क्योंकि आई रियली फील कि जो वुमन कर सकती है आज की दुनिया में, तो बाकी मेन को थोड़े लिमिटेशंस हैं जो हमको दिख सकते हैं, उनको नहीं दिखते। तो आप आपकी पावर ज़्यादा अच्छी तरह से उपयोग में लाएं। नैना मैडम, आई नो मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट मेरा तीसरा क्वेश्चन है, आपका जो रिटायर्ड लोग हैं, जो 58 या 60 में रिटायर हो गए हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ, उनको मेरा ये मैसेज है कि पहले आप सोचो कि आपको अभी आगे के सेकेंड इनिंग में क्या करना है। आपके पैशन के बारे में सोचिए, आप और आपको आगे क्या करना है। बस आपके कलीग्स ये करते इसके लिए आप मत करो, या कलीग्स ने इधर इन्वेस्टमेंट किया, उधर इन्वेस्टमेंट किया, ये सोच के मत करो। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से करते हो, जो आपके गोल्स होते हैं, बच्चों का एजुकेशन है, आपका घर लेना, कार लेना, जो भी है, इसी तरह से रिटायरमेंट के आगे भी प्लानिंग होता है। तो वो सोच के आप प्लानिंग कीजिए, वो सोच के कंसल्ट करके आप प्लानिंग, मैं आपको अच्छी तरह से हेल्प कर सकती हूँ कि आपको आगे जो करना है उसके लिए मैं गाइड कर सकती हूँ। और अच्छी तरह से आप इन्वेस्टमेंट करके आपकी
आगे की जिंदगी सिक्योर कीजिए और एडिक्वेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि आगे 30 साल आपको जीना है। आज जहां आपको 25,000 लगने वाले हैं, उसको जस्ट 10 साल के बाद आपको 50,000 लगेंगे और 20 साल के बाद 2.5 लाख लगेंगे। तो ये सब आप खुद शायद नहीं सोच सकेंगे, तो इसके मुताबिक पहले इन्वेस्टमेंट करना है। गलत चीजों में तो पैसा डालना नहीं है, लेकिन आपकी जो पैशन है उसको भी आपको फंडिंग करना है। ये सब सोच के आप प्लानिंग कीजिए रिटायरमेंट का। सो बी हैप्पी, यू ओनली लिव वंस। सो नैना मैडम, हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं और वो है रैपिड फायर। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप सोच के आंसर नहीं कर सकते हैं। ये है दिल से सीधा इम्पैक्ट। आपको 1 या 2 वर्ड में उनका आंसर करना है, सीधा मेरे क्वेश्चन पूछते ही। ओके, 1 वर्ड हो सकता है, 2 वर्ड, मैक्स टू मैक्स 3 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस इन 1 वर्ड। सिक्योरिटी। गुड। पॉलिसी या पीपल, किसमें ज्यादा इमोशन है? पीपल। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, मनी, नेम या इम्पैक्ट? इम्पैक्ट। 40 इयर्स में आपका सबसे प्राउड मोमेंट? कि मैं नौकरी के बंधन तोड़ के बिजनेस में आ गई। वेरी नाइस। अगर आपको 1 वर्ड में डिफाइन करना हो, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट या स्पिरिचुअल? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। एक हैबिट जो आपको लाइफ में ग्राउंडेड रखती है? हमेशा दूसरों के बारे में सोचना। सबसे बड़ा लेसन जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने आपको दिया? परसिस्टेंसी। वाओ। अगर मैं आपको देखता हूं तो मुझे लगता है दैट ट्रेनिंग्स, always keep training yourself for something or the other, it will make you a better person. If I was you, I would have answered this for you. अगर लाइफ इंश्योरेंस एक फीलिंग होती तो कौन सी फीलिंग होती? लव फॉर टुडे एंड टुमारो। वाह। क्लाइंट के आंसू या उनकी स्माइल, क्या आपको ज्यादा टच करता है? ऑफ कोर्स स्माइल। नाइस। एक सेंटेंस में बताएं, एनक्यू फिनसर्व इज? वी एंश्योर प्रॉस्पेरिटी विद सिक्योरिटी। वेरी नाइस। राउंड 2 में आ गए हैं हम, रैपिड फायर के ही, और 10 क्वेश्चन लास्ट बचे हैं और आपको बहुत फास्ट आंसर करना है। क्या ज्यादा मुश्किल है, ट्रस्ट बनाना या मेंटेन करना? मेंटेन करना। एब्सोल्युटली। अगर आप एक इमोशन को इंश्योर कर सकती तो कौन सा करती? लव। हर मॉर्निंग आपको कौन सी सोच एनर्जाइज करती है? अभी और बहुत काम है। अभी और बहुत काम है। आपके हिसाब से गुड एडवाइजर और ग्रेट एडवाइजर में क्या फर्क है? गुड एडवाइजर आपको एक अच्छी पॉलिसी दिलाता है, लेकिन ग्रेट एडवाइजर वो पॉलिसी देने के बाद भी आपके साथ हमेशा हमेशा रहता है। वाह। आपका फेवरेट कोट या लाइन जो आप रोज याद करती हैं? थोड़ा मराठी में बोलूंगी। हाँ बोलिए। एक कवी है विंदा करंदीकर, वो बोलते हैं, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, देता देता एक दिवस घेणाऱ्याचे हात घ्यावे। वाह, आई एम श्योर इट्स ब्यूटीफुल। अगर इंश्योरेंस एक मूवी होती तो उसका टाइटल क्या होता? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। वाह। 90s वाली नैना को एक लाइन में क्या कहेंगी? ड्रीमर। नाइस। आप कौन सी चीज लाइफ में कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे? इंटीग्रिटी। सुपर। एक क्वालिटी जो आप चाहती हैं हर यंग एंटरप्रेन्योर में हो? पैशन। क्या बात। और फाइनली आपके लिए इम्पैक्ट का मतलब एक लाइन में क्या है? LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। Wow, superb. And I think you won all the hampers and our heart with this line. Thank you so much. So, Nana madam, thank you so much for giving all your time and being so patient answering. I always wanted to have this session with you, and I was waiting for it from a long time. So, thank you so much. मुझे लगता है एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो खरीदी नहीं जा सकती है, and for people like us who are much younger than you, we have a lot to learn from you, and I would wish if we can meet again and again, because every time when I meet you I learn a lot from you. Thank you so much for all your time once again. थैंक यू। एक्चुअली हम भी हमेशा किसी ना किसी से सीखते ही रहते हैं, बड़े हो या छोटे हो। थैंक यू सो मच। तो आज हमने एक जर्नी देखी जो बस एक बिजनेस नहीं थी, वो एक फुल ऑफ इमोशन, स्पोर्ट, केयर, लव एंड लर्निंग्स से भरी हुई। 40 साल की नैना मैडम की जर्नी से हमें जो कुछ भी सीखने को मिला, आई एम श्योर आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और आप लोग के माध्यम से मैं अगेन नैना मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज कीप कमिंग फॉर सच सेशन वेयर आवर व्यूअर्स, यंग, ओल्ड, हाउसवाइफ्स,
इन इंडिया, इन विलेज, इन अब्रॉड, वी कैन कीप लर्निंग फ्रॉम यू। आज हमने सबसे बड़ी बात ये सीखी कि केयर कैन बी ए करियर टू। और करियर में बस प्योर मैकेनिकल नहीं होता है, प्योर बिजनेस नहीं होता है, हर एक बिजनेस में भी केयर होती है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी हम कर रहे हैं अगर उसको प्यार से करें, दूसरों के बारे में सोचते हुए करें, तो उसको हम अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे और एक इम्पैक्ट ला पाएंगे। और यही है हमारा इम्पैक्ट, हमारी लाइफ का इम्पैक्ट, हमारे बिजनेस का इम्पैक्ट, दैट अदर्स थिंक गुड ऑफ us with love and we think others with love. Those who are thinking that we can take the policy tomorrow or we are here forever, उनके लिए एक छोटी सी शायरी है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पड़ आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरी मौत पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये था द इम्पैक्ट रूम विद रवि अहलावत। एंड आई एम श्योर ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी, और अगर ये छू गई है तो हमेशा याद रखिए कि हर एक पॉलिसी के पीछे एक कहानी होती है, और उस कहानी के पीछे होता है एक इंसान जिसका मकसद होता है इम्पैक्ट बनाना। इसके साथ ही हम मिलते रहेंगे अगले एपिसोड्स में, द इम्पैक्ट रूम विद रवि अहलावत, एंड आई एम श्योर यू गोना लव आवर नेक्स्ट